हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका फिर से अपने चैनल पे अभिषेक क्लासेज जो विथ फन पे। और आज फिर से एक नई वर्कशीट के साथ वर्कशीट नंबर 79 कार्यपत्रक 79। डेट है हमारी 2/2/21। वाह क्या डेट है, 2/2/21। तो नाम, कक्षा, रोल नंबर, विषय, कक्षा, अध्यापक का नाम डालना कभी मत भूलना, ठीक है। और भूलोगे भी नहीं, क्योंकि अगर भूल भी जाओ तो मैं आपको याद दिलाता रहता हूँ। तो प्राकृतिक वन तथा वन्य प्राणी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 है ये भूगोल का, ठीक है। हमारी भूगोल का जो है ये चैप्टर नंबर 5 है। और आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं और इसकी पुनरावृत्ति करने वाले हैं, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से देखते हैं इसको क्वेश्चन आंसर्स को। तो अगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न है। इनका उत्तर एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए, ठीक है। इतना ही देना है। अब 1 से 5 तक के लिए तो आपने बता दिया क्या करना है, बाकी प्रश्नों के लिए बताया ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 है, देशज और विदेशज वनस्पति में क्या अंतर है। तो देशज वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, ठीक है। वह वनस्पति, ठीक है। जो भी चीज़ वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो, ठीक है, प्योर इंडियन हो, उसे हम क्या कहेंगे, देशज। और विदेशज उसे कहेंगे जो वनस्पति मूल रूप से बाहर से लाई गई हो, ठीक है। तो मान के चलो कि कोई व्यक्ति बाहर से आया तो वो विदेशी हो गया और कोई व्यक्ति देश का आया तो वो देशी हो गया। इसी प्रकार से वनस्पतियों में होता है। जो वनस्पति भारतीय होगी वो देशज हो गई और जो वनस्पति बाहर से आई होगी वो विदेशज हो गई। तो ये था प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो प्रश्न नंबर 2 है, सुंदर वन का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। तो मैंग्रोवा वन या मैंग्रोवा वनस्पति जो है उससे इसका संबंध है, किसका, सुंदर वृक्ष का, ठीक है, सुंदरी वृक्ष का। तीसरा प्रश्न है, मरुस्थल वनस्पति की मुख्य विशेषता क्या है। तो आपको पता है ना कि मरुस्थल में कैक्टस पाए जाते हैं, तो वही उसकी विशेषता है, ठीक है। कि जहाँ पूरे मरुस्थल में पानी का एक भी बूंद नहीं रहता वहां पर एक कैक्टस खुद ब खुद उग जाता है। तो ये सोचनीय विषय है। तो इसलिए मरुस्थलीय वनस्पति में कटीले पेड़ व झाड़ियां पाई जाती है जिन्हें हम कैक्टस कहते हैं। और वही यहाँ की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, नंदा देवी जीव मंडल निचय कौन से राज्य में है। अब ये जो आपका माफ करना, नंदा देवी, ठीक है, मंडी कह रहा हूँ, नंदा देवी जीव मंडल निचय। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1992 में, यानी सन 1992 में, ठीक है। और ये स्थित है उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में ये स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 5, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। पर यहाँ पर अगर आपको कुछ उतारना हो तो उतार लेना। तो वनों की सबसे अधिकतम संख्या है मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस अनुच्छेद में हमें यह बताया गया था कि भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं जीवों की, कितने प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यही सब हमें इस अनुच्छेद में बताया गया था, ठीक है। तो इस अनुच्छेद का पहला प्रश्न है, भारत में जीवों के लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 90,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि इस पूरे विश्व का लगभग 13% है, ठीक है, लगभग 13% है। बाकी आप वर्कशीट में पढ़ लेना, 12 या 13 ही होगा, ठीक है। तो पूरे विश्व का लगभग ये 13% है। दूसरा है, भारत में विश्व के पाए जाने वाले पक्षियों का लगभग कितना प्रतिशत प्रजातियां पाई जाती हैं। यानी हमें बताना है कि विश्व में पाई जाने वाली पक्षियों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। तो भारत में 2000 पक्षियों की प्रजातियां मिलती हैं, जो कि विश्व का 13% है, ठीक है। विश्व का कितना है, 13% है। हाँ, तो ये था अनुच्छेद 6, प्रश्न नंबर 6 का अनुच्छेद का दूसरे का आंसर। आप इसे उतार लेना। और तीसरे की बात करते हैं, भारतीय जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। भारतीय जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है। अब इस पक्ष को ना हमें सही, इस कथन के पक्ष को हमें सही से दर्शाना है या इसमें तर्क देना है, ठीक है। तो भारत जैव प्रजातियों के मामले में बहुत समृद्ध है क्योंकि भारत में 90,000 जीव, ठीक है, 2000 पक्षी तथा 2546 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए भारत को जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरा हो गया। चौथी की बात करते हैं, भारत में मछलियों की बहुत प्रजातियां मिलती हैं, ठीक है। भारत में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां मिलती हैं। तो इसका क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो इसका सबसे पहला लाभ होगा मत्स्य व्यापार में लाभ, जो मछलियों का कारोबार करते हैं उनके लिए लाभ है। समुद्री व्यापार में भी लाभ होगा, ठीक है, समुद्र से जो मछलियां पकड़ के लाते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है ये। और मछुआरे, जो हमारे मछुआरे होते हैं जो मछलियां पकड़ते हैं, ठीक है, उनके लिए भी, उनका भी पालन पोषण क्या है, मछलियों से ही चलता है। इसलिए भारत जो है वो मछुआरों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है।
तो आप इस सबको उतार लेना और हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। और नेक्स्ट पेज आ गया। तो प्रश्न नंबर 7 है, सदाबहार वन व पर्णपाती वन में अंतर बताइए। तो सदाबहार वन जो है वो सदा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, जबकि पर्णपाती वन शुष्क मौसम में, ठीक है, यानी ज़्यादा ठंडी गर्मी ऐसे बीच में मौसम में एक साथ पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, पतझड़ का मौसम जब आता है, ठीक है, तो ये पर्णपाती वन जो है अपनी पत्तियों को, जो इनके पेड़ों में पत्तियां होती हैं वो गिरा देते हैं, ठीक है। दूसरा है, सदाबहार वनों में पेड़ों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है, जबकि पर्णपाती वन में लंबाई 45 मीटर तक की होती है, ठीक है। तो ये था आपके प्रश्न नंबर 7 का उत्तर। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अब हम जानते हैं कि हर जीव को जीवित रहने के लिए किन्हीं न किन्हीं तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे इंसान को जीवित रहने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवों को या पादपों को जीवित रहने के लिए वर्षा, तापमान, मिट्टी, स्थलाकृति और ऊंचाई, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और यही सब निर्धारित करते हैं कि कौन सा जीव कहाँ रहेगा। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर केंचुए पाए जाते हैं, और पादप जो होते हैं यानी पेड़ पौधे वो ज़्यादा उगते हैं। तापमान भी जो है पादपों और जीवों की जीवन में जो है थोड़ा बहुत क्या बहुत ही असर डालता है, ठीक है। देखो जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं भाई साहब, पंखा वंखा ऑन किया, सर्दी होती है सब बंद रहता है। तो इसी प्रकार से अन्य जीवों में भी होता है, ठीक है, हम भी जीव की कैटेगरी में ही आते हैं, और हमारे लिए भी ये 5 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो फिर उसके बाद आता है मिट्टी। जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उर्वरता वाली होगी वहाँ पर खेती ज़्यादा होगी, और जहाँ खेती ज़्यादा होगी वहाँ अन्न ज़्यादा होगा, और जहाँ अन्न ज़्यादा होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जीव भी उसी जगह पे आना पसंद करते हैं जहाँ पर मिट्टी की उर्वरता ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मिट्टी को उर्वरता में बढ़ाने के लिए या मिट्टी से जो खाना वाना लेने के लिए भी जीव जो है वहाँ पर आते हैं। स्थलाकृति, किसी भी जगह की स्थलाकृति या उसकी आकृति जैसी होती है वहाँ के जीव वहीं आके बस जाते हैं, ठीक है, और स्थलाकृति के हिसाब से ही अपने आप को ढाल लेते हैं। 5वां है ऊंचाई, ठीक है। आप हिमालय पर्वत के पास जाओगे तो लोग क्या मैं इंसान मनुष्य का उदाहरण दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप जाओगे हिमालय पर्वत की तरफ तो वहाँ पर क्या होता है कि भाई साहब लोग अच्छे खासे फल फ्रूट खाते हैं, ठीक है। पर आप जब राजस्थान की तरफ आओगे तो वहाँ पर लोग पानी का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान होती है तो गर्मी ज़्यादा होती है, जिस कारण वहाँ पर पानी का जो पानी पीते हैं लोग वो ज़्यादा पीते हैं। परंतु हिमालय में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा है, और जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ ठंड ज़्यादा होगी, और ठंड ज़्यादा होगी तो प्यास किसको लगने वाली है ज़्यादातर, है ना। तो ये कुछ आम उदाहरण है जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये कुछ होता है, ठीक है। तो ये 5 के 5 उदाहरणों को आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 9 है, स्वयं सोचकर वनों के कोई 5 अप्रत्यक्ष लाभों को लिखिए। यानी कि ऐसे लाभ जो कि हमारे लिए नहीं है पर फिर भी मतलब जो हमारे लिए हैं पर अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो पहला है बाढ़ से रोकथाम। हम सब जानते हैं और हम सब ने पढ़ा भी हुआ है कि जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपने पास रोक लेते हैं, ठीक है, और उसी प्रकार से वो पानी को सोख लेते हैं, तो इसीलिए वो बाढ़ में भी रोकथाम करते हैं। तो पेड़ की जड़ें पानी को रोकती हैं, ठीक है। दूसरा है मृदा अपरदन में रोकथाम। तो पेड़ की जड़ें मृदा को पकड़ कर रखती हैं, ठीक है, यह हमें पता ही है, और जिससे मृदा अपरदन यानी जो मृदा ऊपर आ जाती है जिस कारण से भूमि फिसलन हो जाता है, ठीक है, लोग फिसलने लग जाते हैं क्योंकि मृदा जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है, जिस कारण काफ़ी हादसे भी हो जाते हैं। तो मृदा अपरदन को रोकने में पेड़ों की जड़ काफ़ी सहायक होती है। तीसरा है मरुस्थल की रेतीली मिट्टी पर रोक। आपको पता है ना कि कई सारे पर्वत हैं जो कि मिट्टी को रोकते हैं। हिमालय पर्वत जो है वो विदेश से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, और जो अरावली पर्वत या अन्य पर्वत हैं वो राजस्थान की रेतीली मिट्टी को अन्य प्रदेशों में जाने से रोकते हैं, ठीक है। चौथा है जलवायु पर नियंत्रण। वन जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो प्रदूषण पर नियंत्रण करते हैं, यानी जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे प्रदूषण उतना कम होता जाएगा। और वर्षा लाने में भी सहायक है। आपको पता है ना कि पेड़ वर्षा लाने में सहायक है, जो कि हमने काफ़ी बार पढ़ा भी हुआ है। पांचवा है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। जहाँ पर पेड़ ज़्यादा होते हैं या फिर जहाँ जीव जंतु ज़्यादा होते हैं, जब वो मर जाते हैं जीव जंतु, तो वो क्या करते हैं कि खाद के रूप में या उर्वरक के रूप में हमारे सामने आते हैं, क्योंकि जब वो सड़ जाते हैं तो उनके जीवाश्म जो है वो मिट्टी में मिल जाते हैं, जिस कारण मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपके सामने है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पे, और प्रश्न नंबर 10 हमें बता रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, भारत में पर्वतीय वनस्पति की विशेषताएं व क्षेत्र लिखिए। तो हमने उदाहरण लिया है हिमालय पर्वत का, क्योंकि हिमालय पर्वत जो है वो भारत की एकमात्र ऐसी श्रृंखला है जहाँ पर वनस्पतियों के बारे में अच्छे से पता लगाया जा सकता है, उनका क्षेत्र के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर जाने पर अलग अलग जलवायु मिलती है जो कि निम्नलिखित है।
सबसे पहले बात करेंगे 1500 मीटर की ऊंचाई पर, जहां पर हमें मिलता है शिंतोषण वन। ठीक है, इसके अंतर्गत देवदार, इसके ऑक ब्रांच आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो 1500 की ऊंचाई पर हमें क्या मिलता है? शिंतोषण वन मिलता है, और इसके उदाहरण है और इसकी विशेषताएं ये हैं कि यहाँ पर हमें देवदार, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या मिलता है? देवदार, ऑक ब्रांच आदि चीज़ें पाई जाती हैं, जो कि भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है 2500 से 4500 तक की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर हमें कोणधारी वन मिलते हैं। ठीक है, कोणधारी वन जो कि अपने अपने वृक्षों के ऊपर, ठीक है, जब भी अगर बाई चांस आपको कभी पता ना हो कि कोणधारी वन की पहचान कैसे करें, तो वहाँ पर जो है पेड़ों की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से। ठीक है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जब उन पे बर्फ़ गिरती है तो उन पे बर्फ़ ठहर नहीं पाती, बर्फ़ ऐसे नीचे चली जाती है। ठीक है, और ये दिखाता है कि किस प्रकार से पेड़ पौधे अपने आप को ढाल लेते हैं अपनी वनस्पतियों में। ठीक है, और यहाँ पर जो है चीड़, सप्रूस, फर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है 4500 से 4800 मीटर पर, यहाँ पर टुंड्र वनस्पति पाई जाती है, और यहाँ पर घास और लाइकेन पाई जाती है। ठीक है, तो तीसरा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, आपको जो उतारना होगा उतार लेना। और ये लास्ट है 4800, तो यहाँ पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती। अगर कुछ ना समझ में आओ तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं आपकी परेशानी का हल तुरंत निकाल दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 79। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हर बार की तरह कर देना लाइक, अपना प्यार देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल पर आने के लिए व्यस्त बिल्कुल ना रहो। धन्यवाद।